नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज हम युद्ध के मैदान से लेकर वैक्सीन वाली रणभूमि तक देश पर असर डालने वाली हर जरूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। जोधपुर में भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं का एक ऐसा युद्ध अभ्यास चल रहा है जिसकी धमक इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक महसूस हो रही है। जोधपुर में हो रही राफेल की गर्जना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सरदर्द बन गई है। इस अभ्यास का नाम है डेजर्ट नाइट यानी रेगिस्तान की रात, और इसने चीन के सुख चैन को उड़ा दिया है और दक्षिण एशिया में चल रही चाइनीज गुंडागर्दी को सांकेतिक चैलेंज दिया है। आज तक की टीम ने जोधपुर से आपके लिए खास ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। वैसे कूटनीति की दुनिया में चीन एक ऐसा ड्रैगन है जिसकी भूख पड़ोसियों की जमीन हड़प कर शांत होती है, और वो समुद्र के जरिए भी जासूसी करता है और मौका मिलते ही टापुओं पर अवैध कब्जे करता है। हिंद महासागर में चाइनीज ड्रोन और चीन की किलर पनडुब्बियां पकड़ी गई हैं। जासूसी करते हुए चीन पकड़ा गया है। ये आज तक की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, इसे जरूर देखिएगा। इसके बाद 9:30 बजे आपको भारत का वैक्सीनेशन कार्ड दिखाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन लगाने के मामले में भारत की रिपोर्ट में ऑल इज वेल है या नहीं। आज वैक्सीन लेने वालों से पीएम मोदी ने बातचीत भी की है। हम आपको बताएंगे कि देश में और दुनिया में भारत की वैक्सीन लगाने की स्पीड कैसी है और क्या वैक्सीन लगवाने से हिचकते हैं हिंदुस्तानी। वैक्सीन पर भारत का मूड क्या है। वैक्सीन अभियान के साथ साथ भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी भी फोकस में है। भारत ने वैक्सीन का सौदागर बनने की कोशिश कर रहे चीन को चारों खाने चित्त कर दिया है। तमाम पड़ोसी देश चीनी वैक्सीन से पीछा छुड़ा रहे हैं, जबकि भारत सभी का ख्याल रखते हुए वैक्सीन दे रहा है। मेड इन इंडिया दोस्ती ने कैसे चीन को झुका दिया, ये आपको देखना चाहिए। ये आज की पॉजिटिव खबर है। और आपके काम की खबर यह है कि स्पुतनिक वी जल्द भारत में इमरजेंसी अप्रूवल की रेस में शामिल हो सकती है और अप्रूवल पाने वाली तीसरी वैक्सीन बन सकती है। इसका दाम 730 रुपए प्रति डोज से कम होगा। लेकिन सबसे पहले बात चीन की साजिशों की, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। चीन को हद में रखना हिंदुस्तान हालांकि अच्छी तरह से जानता है, फिर चाहे जल हो, जमीन हो या नभ यानी आसमान। इसका प्रदर्शन भारतीय वायुसेना फ्रांस की वायुसेना के साथ मिलकर कर रही है और इसकी मेजबानी हो रही है राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा के नजदीक जोधपुर एयरबेस पे। वहां भारत और फ्रांस की एयरफोर्स 20 जनवरी से संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है। यह अभ्यास 24 जनवरी तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास का मुख्य आकर्षण बना है राफेल फाइटर जेट्स। भारतीय एयरफोर्स में राफेल की एंट्री होने के बाद यह पहली बार है जब राफेल जेट्स भारतीय आसमान में किसी युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। लद्दाख बॉर्डर पर चीन के साथ तनाव के बीच इस युद्धाभ्यास की अहमियत को समझने के लिए जोधपुर एयरबेस से आपको हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखनी चाहिए। एक के बाद एक 4 राफेल लड़ाकू विमान जोधपुर एयरबेस पर लैंड हुए फ्रांस के जिबूती से, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आज तक पर। और अब अगले 3 दिनों तक यहां पर भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच में ये युद्धाभ्यास होगा। पिछले वर्ष भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए राफेल फाइटर जेट्स पर भारतीय फाइटर पायलट्स पहली बार किसी युद्धाभ्यास में हाथ आजमा रहे हैं, जिसकी गर्जना से गूंज रहा है जोधपुर एयरबेस का आसमान, जो भारत फ्रांस की एयरफोर्स के संयुक्त युद्धाभ्यास की मेजबानी कर रहा है, जिसका नाम है डेजर्ट नाइट 2021 यानी रेगिस्तान के योद्धा। लद्दाख सरहद पर चल रहे तनाव के बीच फ्रांस और भारत की वायुसेना के बीच एक साझा अहम युद्धाभ्यास होने जा रहा है। इस वक्त आपको फॉरवर्ड एयरबेस जोधपुर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमान इस वक्त जोधपुर एयरबेस पर लैंड हुआ है। पहला विमान ये लैंड हुआ है। इस तरह से अभी 4 और विमान जो रफाल लड़ाकू विमान वो लैंड होंगे और अगले 3 दिनों तक यहाँ पर भारत और फ्रांस के बीच पहली साझा युद्धाभ्यास होगा, जिसमें फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमानों के अलावा भारतीय वायुसेना के सुखोई और मिराज 2000 लड़ाकू विमान भी हिस्सा लेंगे। और ये इस वक्त अहम मौका है जब खासतौर से हाल के दिनों में इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में 8 रफाल लड़ाकू विमान शामिल हुए हैं। भारत और फ्रांस के बीच 2 साल में एक बार होने वाले युद्धाभ्यास गरुड़ से अलग हटकर हो रहे डेजर्ट नाइट को चीन के लिए बड़ा मैसेज माना जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में फ्रांस के 4 राफेल के साथ ही मल्टी रोल टैंकर एयरबेस A330 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट विमान A400 और 175 वायु सैनिक
हिस्सा ले रहे हैं। जबकि भारत की ओर से मिराज 2000, सुखोई, राफेल, फ्लाइंग रिफ्यूलिंग टैंकर IL-78 और अवाक्स जैसे विमान हिस्सा ले रहे हैं। ये फ्रांस का मल्टी रोल टैंकर है जो इस वक्त जोधपुर के फॉरवर्ड एयर बेस पर यहां पर इस वक्त लैंड हो रहा है और जिबूती से 4 घंटे की उड़ान के बाद ये यहां पर पहुंचा है और अगले 3 दिनों तक भारत और फ्रांस की जो लड़ाकू विमान है वो यहां पर पाकिस्तान से लगने वाली सरहद पर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच जारी डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास का शो स्टॉपर बना है राफेल, जिसे पिछले साल अगस्त में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और अभी तक 8 राफेल विमानों को वायुसेना में शामिल किया जा चुका है, जिन्हें पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है, जहां चीन नजरें गड़ाए बैठा है। फ्रांस के पायलट्स लंबे समय से राफेल उड़ाते रहे। ऐसे में भारतीय वायुसेना में राफेल उड़ाने वाले पायलट्स के लिए इस युद्धाभ्यास के खास मायने हैं। आज जो हम एक्सरसाइज देख रहे हैं ये है डेजर्ट नाइट 2021। इस एक्सरसाइज का खास महत्व इसलिए है क्योंकि हमारे पास हाल ही में जो राफेल एयरक्राफ्ट इंडक्ट हुआ है, हमारे पायलट्स ने इस राफेल को साथ में हमारे मिराज एयरक्राफ्ट, हमारे सुखोइस और फ्रांस की तरफ से उनके राफेल एयरक्राफ्ट जो हैं, इनमें जो हमने आपस में जो ट्रेनिंग करी है, इसमें हमने ये दर्शाया है कि किस तरह से हमारे भारतीय एयरफोर्स के जो पायलट हैं कितनी जल्दी इन्होंने इस एयरक्राफ्ट पे अडैप्ट किया है। इस युद्धाभ्यास के जरिए मुख्य रूप से हवा में मार करने की क्षमता को परखने के साथ ही कई तरह के अभ्यास किए जा रहे हैं। मसलन भारत और फ्रांस की एयरफोर्स एक दूसरे की दुश्मन की भूमिका निभा रही है। दोनों दुश्मन देशों का हवाई दायरा पहले से तय कर दिया गया है। दोनों एयरफोर्स एक दूसरे के हमले से खुद को बचाते हुए जवाबी हमले कर रहे हैं। दुश्मन के फाइटर जेट्स को छकाते हुए उनके हवाई क्षेत्र में घुसकर अपने लक्ष्य को भेदने का जौहर दिखा रहे हैं। हमलों में जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो डमी है, यानी नकली है। भारत चीन के बीच LAC पर भी इन दिनों हालात लगभग ऐसे ही हैं, जैसे कृत्रिम हालात में जोधपुर एयरबेस पर युद्धाभ्यास चल रहा है। चीन का ऑफकोर्स गेम तो डबल गेम है। चीन एक्सरसाइज भारत के खिलाफ करेगा ही तो पाकिस्तान के साथ में, पर चीन को अपने CPEC के एरिया में भी ध्यान देना है। अपनी मिलिट्री को वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख से डायरेक्ट कनेक्शन करना चाहता है POK की तरफ, तो इसीलिए चीन के साथ हमारा संघर्ष भी जारी होगा। तो ये हमारे राफेल और जो सुखोई 30 जो अभी एक्सरसाइज करेंगे वो इस सिचुएशन को लेकर भी एक्सरसाइज करेंगे और बाकी जो ईस्ट में जो सिचुएशन है उसको भी देख के एक्सरसाइज करेंगे। जोधपुर में रेगिस्तान में जारी भारत फ्रांस का ये युद्धाभ्यास दोनों देशों की युद्ध क्षमताओं का ट्रेलर भी है और चीन को चेतावनी भी। बुधवार को पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का परीक्षण कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान सरहद के नजदीक एक फॉरवर्ड एयरबेस जोधपुर पर भारतीय वायुसेना ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया, जहां पर इस वक्त भारत और फ्रांस की वायुसेना राफेल लड़ाकू विमानों के साथ साझा युद्धाभ्यास करने जा रही हैं। और इस युद्धाभ्यास के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी राफेल लड़ाकू विमान पर उड़ान भरते नजर आएंगे और उससे निश्चित तौर पर चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश साफ तौर पर जाएगा। कैमरामैन अनुराग के साथ मंजित नेगी, जोधपुर एयरबेस, आज तक। भूमाफिया वाली सोच से बुरी तरह पीड़ित चीन का दिमाग पड़ोसी देशों से जबरदस्ती की दुश्मनी पालने के रास्ते तलाशने में डूबा रहता है, जैसा कि चीन हिंद महासागर में कर रहा है। हम इसका एक्सक्लूसिव खुलासा करने वाले हैं। दरअसल चीन को लगता है कि वो हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाज भेजेगा, भारत और पड़ोसी देशों के जहाजों और लोकेशन की खुफिया जानकारियां हासिल कर लेगा और उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन चीन कोई जेम्स बॉन्ड तो है नहीं। हिंद महासागर का गेटवे कहे जाने वाली इंडोनेशिया की समुद्री सीमा में चीन का एक जासूसी जहाज घुसपैठ करते हुए पकड़ लिया गया है और चीन की हिंद महासागर वाली हसरतें एक बार फिर बेनकाब हो गई हैं। आज तक की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और हिंद महासागर में चीन की साजिशें समझ लीजिए।
हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर महासागर की गहराइयों तक। भूमाफिया चीन एक शिकारी की तरह नजरें गड़ाए बैठा है। चाइनीज नेवी के युद्धपोत न सिर्फ विवादित दक्षिण चीन सागर में गश्त लगा रहे हैं, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भी धावा बोलने की फिराक में घूम रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब इंडोनेशिया की नौसेना ने हाल में चीन के एक जासूसी जहाज शियानयांग होंग 3 को अपने देश की जल सीमा के पास पकड़ा। इस जहाज को इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड ने 11 जनवरी को सुलवेसी द्वीप के पास पकड़ा था। ये वही इलाका है जहां से सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट का रास्ता जाता है। इंडोनेशिया के इसी रास्ते को हिंद महासागर का द्वार कहा जाता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध की स्थिति में अगर भारतीय और अमेरिकी नौसेना मलक्का स्ट्रेट का रास्ता बंद कर देती है तो चीन के पास सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट के जरिए हिंद महासागर में घुसने का विकल्प मौजूद रहेगा। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट श्री सटन ने सिर्फ इंडिया टुडे और आज तक के लिए कुछ विशेष समाचार दिए हैं चाइनीज सर्वे शिप्स के बारे में। उन्होंने बताया है कि 2 साल से ये चाइनीज सर्वे शिप्स इंडियन ओशन की जानकारी ले रहे हैं। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम पहले ही इंडोनेशियन कोस्ट के पास अंडर वाटर सी व्हीकल्स होने की रिपोर्ट्स देख चुके हैं। ये जहाज चीन नेवी के लिए भारत के समुद्र के बारे में बहुत महत्वपूर्ण और बहुमूल्य जानकारी देंगे। फोर्ब्स मैगजीन में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें दावा किया गया है कि चीन ने हिंद महासागर में पानी के अंदर ऐसे ड्रोन तैनात किए हैं जो चीनी नौसेना के लिए खुफिया जानकारी जुटाने का काम करते हैं। दिसंबर 2019 में चीन ने हिंद महासागर में 14 ड्रोन तैनात किए थे। टॉर्पीडो के आकार के इन चाइनीज ड्रोन्स का नाम सी विंग ग्लाइडर है। हिंद महासागर में तैनात ये ड्रोन चीन के लिए डेटा जुटा रहे हैं। ये अंडर वाटर ड्रोन सबमरीन की तरह ही लोकेशन ट्रेस और फोटोग्राफी कर सकते हैं और यहाँ तक कि युद्धपोतों पर हमले तक कर सकते हैं। इन ड्रोन्स की मदद से चीन ने हिंद महासागर में करीब 3400 बार पड़ोसी देशों के जहाजों की जासूसी की है। करीब 15 दिन पहले ही चीन के एक ऐसे ही जासूसी ड्रोन को हिंद महासागर का दरवाजा कहे जाने वाले इंडोनेशिया की सीमा में पकड़ा गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस ड्रोन के जरिए मिली सूचना की मदद से चीन की किलर पनडुब्बियां पानी के अंदर डूबकर आसानी से हिंद महासागर तक का अपना रास्ता तय कर सकती हैं। Chinese ships have been surveying the Indian Ocean for a number of years. It is a very large exercise being done on a massive scale. At least 500,000 square kilometers of sea have been surveyed in detail, and it's increasing all the time. अपने जासूसी जहाजों और ड्रोन्स के जरिए चीन हिंद महासागर में भारत समेत बाकी पड़ोसी देशों की पोजीशंस की टोह ले रहा है और वो ये आज से नहीं बल्कि काफी पहले से करता आया है। नवंबर 2019 में चीन का एक जासूसी जहाज सुंडा स्ट्रेट में घुसकर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार तक आ गया था। ये पूरा इलाका भारत और ऑस्ट्रेलिया की पनडुब्बियों के लिए बेहद अहम है। चीन के जासूसी जहाजों का हिंद महासागर में बार बार पाया जाना साबित करता है कि चीन की नेवी खुफिया तरीके से दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर क्षेत्र में घुसपैठ के लिए रास्ते की जांच कर रही है। ऐसा नहीं है कि हिंद महासागर में चीन की बुरी नजर पर भारत या दुनिया की नजर नहीं है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की चौकड़ी ने पिछले साल नवंबर में पहली बार मालाबार एक्सरसाइज करके बंगाल की खाड़ी में चीन को चेतावनी दे दी थी। इससे चीन को बहुत चिढ़ मची थी। साई किरण कन्नन के साथ आज तक ब्यूरो। एक बात तो साफ है कि हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए ही चीन इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए चीन इतना जोर क्यों दे रहा है? इसकी वजह हम आपको बताते हैं। पहली वजह है सामरिक। हिंद महासागर से गुजरने वाले सकरे रास्तों में संभावित खतरों से निपटने के लिए चीन की नौसेना की मौजूदगी बेहद कम है। यानी अगर किसी अन्य देश से चीन का टकराव होता है तो चीन के जहाजों को आसानी से वहां पर रोका जा सकता है। ऐसे हालात से निपटने के लिए चीन की नौसेना को हिंद महासागर पर अपना वर्चस्व कायम करने की जरूरत महसूस होती है। दूसरी वजह है चीन एक व्यापारिक देश के तौर पर समुद्री व्यापारिक मार्गों पर काफी निर्भर रहा है। आज चीन का जहाजी बेड़ा दुनिया के कुल जहाजी बेड़ों का 15% यानी सबसे बड़ा है।
चीन का 75 से 80% तक ऊर्जा संबंधी आयात समुद्री मार्ग से ही होता है और इसका एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा चीन अपनी प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत और जैसे कि धातुओं और खनिजों के लिए भी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और थाईलैंड जैसे देशों पर निर्भर है जो हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित हैं। 2013 का चीन का रक्षा संबंधी श्वेत पत्र कहता है कि सागरों और महासागरों में पर्याप्त मात्रा में संसाधन और ऐसे क्षेत्र उपलब्ध हैं जो चीन को लंबे समय तक विकास के संसाधन उपलब्ध करा सके। वर्ष 2016 में अपनी 13वीं पंचवर्षीय योजना में चीन ने खुद को एक बड़ी समुद्री ताकत के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य रखा था। कुल मिलाकर चीन को समुद्री व्यापार की मौजूदा विश्व व्यवस्था मंजूर नहीं है। चीन की कोशिश अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री व्यवस्था में दबदबा कायम करने की है और इसके लिए जरूरी है कि हिंद महासागर पर उसका वर्चस्व बढ़े। चीन की हरकतें इसी प्लान का नतीजा है। चीन भारत से दुश्मनी निभाने के मौके तलाशता ही रहता है। हिंद महासागर में अपनी हरकतों के जरिए चीन वैसा ही कर रहा है जैसा वो पूर्वी लद्दाख में LAC पर कर रहा है। वहां पिछले 1 वर्ष से भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव है। इसको लेकर देश का मूड क्या है, ये जानने के लिए इंडिया टुडे कार्वी के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में लोगों से सवाल पूछे गए। जब लोगों से पूछा गया कि चीन से विवाद को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने कैसा काम किया, तो सर्वे में शामिल 59% लोगों ने कहा कि भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। जब लोगों से पूछा गया कि क्या भारतीय क्षेत्र में चीन के अग्रेशन को लेकर मोदी सरकार ने देश के सामने क्लियर पिक्चर पेश की है, तो 64% लोगों ने हां में जवाब दिया। जब लोगों से पूछा गया कि भारत और चीन के बीच मौजूदा विवाद का हल क्या है, तो 57% ने कहा कि ये विवाद बातचीत के जरिए ही हल होना चाहिए। वहीं सर्वे में शामिल 82% लोगों ने चाइनीज सामान और चाइनीज मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने के फैसले का समर्थन किया। आज भारत की वैक्सीनेशन की रिपोर्ट कार्ड की। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। वैक्सीन को लेकर तमाम भ्रम के बावजूद अब तक की रिपोर्ट और वैक्सीन के प्रति उत्सुकता काफी सकारात्मक है। पिछले 7 दिनों में देश में 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन के डोज दिए गए हैं। वैक्सीन लगाने को लेकर ग्राफ बढ़ा है, उससे ये साफ हो गया है कि वैक्सीन पर भारत का मूड क्या है। आज वैक्सीन लेने वालों से पीएम मोदी ने बातचीत की। स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि वैक्सीन लगाने के बाद उनके हालात सामान्य है। 10 लाख लोग टीकाकरण करवा करके एकदम सुरक्षित हैं। मुझे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं वैक्सीन लगने से है। हमारे यहाँ के सफाई कर्मी भी टीकाकरण करवाने के बाद तुरंत सफाई कार्य में लग गए। भारत में बुलेट ट्रेन आने में अभी वक्त है, लेकिन वैक्सीन अभियान को बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार से दौड़ाने की जबरदस्त कोशिश हो रही है। अब कोरोना की 3-5 बहुत हो चुकी है। भारत ने ठान लिया है, वैक्सीन में है दम, जीत जाएंगे हम। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में अब तक 10 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवा दिया गया। भारत के वैक्सीन मिशन के ग्राफ पर नजर डालिए। पिछले 170 घंटे में 10,43,534 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई। सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही 2,37,000 से ज्यादा लोगों ने आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाई और वायरस को गुड बाय कहने की दौड़ में शामिल हो गए। ना कोई बड़ा एडवर्स इफेक्ट, ना कोई गंभीर रिएक्शन। वैक्सीन लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मी सामान्य महसूस कर रहे हैं। सिस्टम पूरी नजर बनाए हुए है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड टीकाकरण अभियान में शामिल वाराणसी के स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद किया। उन्होंने समझने की कोशिश की कि वैक्सीन लगाने के बाद हालत कैसी है। एक समय था जब कोरोना का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। अब मैं पुष्पा जी जानना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहोगी, जो देश भी सुन रहा है आज आप। मैं जो भी मेरा नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, मैं सबको इस वैक्सीन के लिए आग्रह कर रही हूँ, बता रही हूँ कि इससे मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं वैक्सीन लगने से है। हम लोग जितने लोग यहाँ पर टीकाकरण कराए, उस टीकाकरण के बाद क्योंकि आधे घंटे यहाँ पर बैठना था, उसके बाद सब लोग अपने अपने कार्य में पुनः लग गए। हमारे यहाँ के सफाई कर्मी भी टीकाकरण करवाने के बाद तुरंत सफाई कार्य में लग गए। हम लोग भी अपने सारे कार्यों में लग गए। यानी कोरोना वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिकों पर भरोसा बढ़ा है और भ्रम टूटा है। वैक्सीन के प्रति डर को मात देने वाले सबूत मिलने लगे। इंडिया टुडे कर्वी इनसाइड टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जब सवाल पूछा गया कि कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे, तो 76% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 21% लोग ना कह रहे हैं। लोगों से सर्वे में अगला सवाल ये पूछा गया कि क्या कोरोना वैक्सीन फ्री में मिलनी चाहिए,
इसमें 92% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 7% ना कह रहे हैं। यानी इस सर्वे का निचोड़ ये है कि लोग वैक्सीन लगाने का मन बना चुके हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि वैक्सीन मुफ्त हो। इस सोच के साथ वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे देश में रफ्तार पकड़ चुकी है। देश के 5 टॉप राज्यों में वैक्सीनेशन ड्राइव के आंकड़े इसके सबूत हैं। इसमें कर्नाटक में सबसे ज्यादा 1,38,807 कोरोना वॉरियर्स ने वैक्सीन लगवाई। आंध्र प्रदेश में 1,15,365, ओडिशा में 1,13,623, तेलंगाना में 97,000 से ज्यादा, बिहार में 63,000 से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाने में शामिल हैं। महाराष्ट्र में 52,393 और पश्चिम बंगाल में 53,988 फ्रंटलाइन वर्कर्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, जबकि दिल्ली में 18,844, गुजरात में 34,865, हरियाणा में 45,893, मध्य प्रदेश में 38,278, पंजाब में 12,532 और राजस्थान में 32,379 स्वास्थ्य कर्मियों को अब तक वैक्सीन लगाई गई है। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज देश में ऐसा माहौल है, ऐसी इच्छा शक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है। इन 7 दिनों में वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर सिस्टम में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि शुरुआत के 1-2 दिन लिस्ट में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों में कुछ ने वैक्सीन नहीं ली, लेकिन फिर कुछ भ्रम और भ्रांतियां टूटी तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने जोर पकड़ा। कोविन ऐप में भी गड़बड़ी आई थी, इसलिए महाराष्ट्र में 1 दिन के लिए प्रक्रिया रोकनी पड़ी। मैसेज न मिलने से भी वैक्सीन कई जगह नहीं दी जा सकी, लेकिन ये ब्रेकर भारत के मिशन को अब नहीं रोक सकते। जो हमें लगता है अड़चन हमारे जैसे देश में वैक्सीनेशन के लिए है, वो है लोगों में डर, झिझक, और वो दूर हो रहा है। और ये भी कोशिश की जा रही है कि हर लेवल पे, निम्न लेवल पे जाके वो झिझक को दूर किया जाए, जिसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स हो रहे हैं और फोन कॉल्स इंडिविजुअली हम कर रहे हैं, और कुछ मैगजीन्स में ऐसे आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की शंकाएं दूर हों। इस वक्त वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की तैयारी भी चल रही है। उनका लक्ष्य और भी बड़ा होने वाला है। अब भारत के सामने वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट करने में बहुत बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। पहली चुनौती ये कि लोगों के मन में जो शंकाएं हैं उनको दूर करें, और दूसरा ये कि अब हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 वर्ष से ऊपर लोगों को भी वैक्सीन देनी होगी। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरे विश्व के 52 देशों में जारी है। भारत में कई देशों के मुकाबले वैक्सीनेशन प्रोग्राम थोड़ी देर से शुरू की गई, लेकिन इसके बावजूद भारत ने पिछले 7 दिन में अच्छी प्रगति की है। अमेरिका की बात करें तो अब तक यहां 1.5 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई है। चीन में 1 करोड़, ब्रिटेन में 47 लाख, इजरायल ने 28 लाख, रूस से 15 लाख, जर्मनी ने 12 लाख, इटली ने भी 12 लाख, स्पेन ने 9,60,000, जबकि भारत में अब तक 10,43,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी गई। भारत दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत कर चुका है। भारत का लक्ष्य पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने का है। अब से पहले कोई ऐसा टीकाकरण अभियान नहीं चला है जिसमें पूरी आबादी को टीका लगाने की तैयारी की गई हो। इसीलिए वैक्सीनेशन की रफ्तार को समझना जरूरी है, और इसके लिए हमें दूसरे देशों का आईना भी सामने रखने की आवश्यकता है। भारत की आबादी से 1/4 से भी कम आबादी वाले देश अमेरिका की वैक्सीनेशन स्पीड सबसे ज्यादा है। वहां अभी रोजाना 4,70,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा रहा है, जबकि भारत में रोजाना तकरीबन 1,74,000 लोगों को टीका लगना शुरू हुआ है। हालांकि यह भी देखना होगा कि अभी भारत को टीकाकरण अभियान की शुरुआत किए 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। अमेरिका ने अपने टीकाकरण अभियान के पहले हफ्ते में 5,56,208 लोगों को टीका लगाया था, जबकि भारत ने पहले 6 दिनों में 10,43,534 लोगों को टीका लगाया है। अब जब भारत के टीकाकरण की स्पीड को अन्य देशों के पैमाने पर देखें तो जैसा हमने बताया कि अमेरिका टॉप पर है। वहां भी रोजाना 4,73,059 लोगों को टीका लग रहा है। चीन में यह आंकड़ा 4,05,405 है, जबकि ब्रिटेन में 1,20,829, इजरायल में 94,359, रूस में 16,667, इसी तरह इटली में 49,315, जर्मनी में 53,911 और भारत में 1,73,922 लोगों को प्रतिदिन टीका लगा है।
दोस्ती की वैक्सीन से दक्षिण एशिया में भारत की धाक जम गई है। आज हम वैक्सीन अभियान के साथ साथ भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी पर भी फोकस कर रहे हैं। भारत ने वैक्सीन का सौदागर बनने की कोशिश कर रहे चीन को चारों खाने चित्त कर दिया। दरअसल भारत ने अपने पड़ोसियों का ख्याल रखते हुए मुफ्त में वैक्सीन की डोज दी है, जबकि चीन इसके लिए पैसे मांग रहा था। भारत ने इस त्रासदी को मौका नहीं समझा, बल्कि पुरानी दोस्ती को याद करते हुए मदद पहुंचाई। भारत ने पाकिस्तान को छोड़कर तमाम पड़ोसी देशों को मुफ्त में वैक्सीन की खेप भेजनी शुरू कर दी। मेड इन इंडिया दोस्ती ने कैसे चीन को झुका दिया, यह आपको देखना चाहिए। कौन बड़ा दुश्मन है, कौन सच्चा दोस्त है, मुश्किल घड़ी में ही इसकी पहचान होती है। भारत ने पड़ोसी देशों का दिल जीत लिया है। दक्षिण एशिया में भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी का डंका बज रहा है। पड़ोसी देशों को भारत की वैक्सीन की खेप मिलनी शुरू हो गई है। भारत से भूटान, मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशल्स में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच रही है। ये तस्वीर सबूत है कि भारत दोस्ती निभाता है और चीन दक्षिण एशिया के देशों को ताकत से डराता है। जाहिर है चीन को भारत का बढ़ता प्रभाव देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर वो करे तो क्या करे। ये दोस्ती की डोज है, वो भी मेड इन इंडिया। नेपाल में काठमांडू एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं। वैसे तो चीन खुद को नेपाल का हितैषी बताता है, लेकिन जब कोरोना से जंग की बारी आई तो असल दोस्ती भारत ने निभाई। भारत ने नेपाल को वैक्सीन की 10 लाख डोज एकदम मुफ्त उपहार के तौर पर भेजी है। एयर इंडिया का विमान जब वैक्सीन लेकर काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां भारतीय राजदूत और नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे। नेपाल पीएम मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है। उतार्न सफल भयो। यसको लागि म भारत सरकार, प्रधानमन्त्री माननीय नरेन्द्र मोदीज्यू र भारतीय जनतालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट, हाम्रा प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजीको तर्फबाट र नेपाली जनताको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आपको याद होगा चीन ने कैसे नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काया था और सदियों पुरानी दोस्ती में गांठ डालने की कोशिश की थी, मगर अब दोनों देशों की दोस्ती फिर से मजबूत हो गई है और इसमें वैक्सीन डिप्लोमेसी का बड़ा रोल है। नेपाल ही नहीं, कई ऐसे पड़ोसी देशों की मदद भारत कर रहा है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल हुआ है। बांग्लादेश पहले चीन की तरफ बढ़ा था और 1,10,000 वैक्सीन के ऑर्डर दिए थे चीन को, लेकिन महंगाई की वजह से उन ऑर्डर्स को रद्द करना पड़ा। भारत वैक्सीन मैत्री और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत अपने पड़ोसी मुल्कों को ये वैक्सीन मुफ्त में भेज रहा है, जिसमें बांग्लादेश और नेपाल भी शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री शेख हासिना এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী নরেন্দ্র মোদীর এই যে একটা দে হ্যাভ অ্যাচিভ সাচ এ গুডউইল স্ট্রং রিলেশনশিপ, তারই একটি পরিচয় বহন করে। भारत ने नेपाल को 10 लाख, बांग्लादेश को 20 लाख, भूटान को 1.5 लाख डोज, मालदीव को 1 लाख, म्यांमार को 15 लाख, सेशल्स को 50,000, मॉरिशस को 1 लाख वैक्सीन की डोज बिल्कुल मुफ्त में दी है। सभी 7 देशों को कोविशील्ड की सप्लाई की गई है। श्रीलंका और अफगानिस्तान से बातचीत जारी है, जल्दी वहां भी भारत की वैक्सीन पहुंचेगी। जहां एक तरफ पूरे विश्व को चीन ने कोरोना वायरस दिया, वहीं दूसरी तरफ अब भारत अपने पड़ोसी देशों को वैक्सीन दे रहा है तोहफे में। इनमें भूटान, मालदीव्स और बांग्लादेश जैसे देश हैं। म्यांमार और ब्राजील के साथ कमर्शियल डील्स भी साइन की गई हैं। पहले चरण में क्योंकि भारत बहुत ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए इन पड़ोसी देशों को 1 से 2 लाख डोजेस के बीच में दी जा रही हैं वैक्सीनेशन की डोजेस, और आगे भी भारत बाकी देशों के साथ कमर्शियल और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स करने के लिए तैयार रहेगा। ये तमाम वो देश हैं जिन पर चीन डोरे डालता रहा है और उन्हें भारत के खिलाफ भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन इस बार नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और वैक्सीन मैत्री के कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक से भारत का डंका पूरे दक्षिण एशिया में बज रहा है।
भारत ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान की मदद भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले पाकिस्तान को मदद मांगनी पड़ेगी। As regards Pakistan, I am not aware of any request for the supply of Indian-made vaccines on a G2G basis or commercial basis. लेकिन पाकिस्तान भारत से मदद मांगे तो किस मुंह से मांगे? वो मुंह छुपाता हुआ चीन पहुंच गया। चीन को अपने चेले पर तरस आ गया और वो 5 लाख वैक्सीन डोज देने को तैयार हो गया है। लेकिन चीन ने ये शर्त भी रख दी है कि हम देने नहीं आएंगे, बल्कि तुम हमारी चौखट से वैक्सीन लेने आओगे। उन्होंने कहा है कि आप अपना जहाज भेजिए और हम इस दवाई को आप फिल फॉर एयरलिफ्ट कर लीजिए। तो ये एक खुशाइंद खबर है, खुशाइंद पेशरफ्त है। कुल मिलाकर भारत के पड़ोसियों और मित्रों के लिए गाढ़े वक्त में मेड इन इंडिया दोस्ती खूब काम आ रही है और वैक्सीन के जरिए दक्षिण एशिया में दबदबा बढ़ाने का चाइनीज प्लान चित हो चुका है। दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। बीते करीब 6.5 साल में मोदी सरकार ने स्टार्टअप मुहिम के जरिए इस सेक्टर को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना दिया है। उम्मीद है कि इस बार के बजट में इस सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट से हर एक सेक्टर की तरह स्टार्टअप को भी बड़ी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों को बजट से पहले ही पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने बीते हफ्ते स्टार्टअप के लिए 1000 करोड़ रुपए का सीड फंड लॉन्च करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही सरकार स्टार्टअप्स को डेट कैपिटल जुटाने में मदद के लिए गारंटी मुहैया कराएगी। फंड ऑफ फंड स्कीम के जरिए स्टार्टअप्स को इक्विटी कैपिटल रेज करने में भी पहले से ही मदद की जा रही है। आगे सरकार स्टार्टअप्स को गारंटीज के जरिए डेट कैपिटल रेज करने में भी मदद करेगी। साथियों, भारत एक ऐसा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहा है जिसका आधार स्तंभ ऑफ द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ का मंत्र हो। स्टार्टअप्स मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल रहे हैं। सरकार ने इस सेक्टर को लगातार बढ़ावा दिया है, जिसके दम पर आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की कुल वैल्यू 73.2 बिलियन डॉलर है। इसमें यूनिकॉर्न्स यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियों की संख्या 21 है। अनुमान है कि 2022 तक इस क्लब में अतिरिक्त 70 स्टार्टअप शामिल हो सकते हैं। लेकिन कोरोना काल ने बाकी सेक्टर्स की तरह स्टार्टअप्स को भी गहरी चोट पहुंचाई है। 2020 तो बड़े पैमाने पर वॉश आउट साल का साल बन गया है। अब 2021 की शुरुआत के साथ ही फिर से स्टार्टअप में बड़े पैमाने पर निवेश आने का अनुमान है। 2019 में भारतीय कारोबारियों ने फंड में जिस तरीके से रिकॉर्ड 14.5 बिलियन डॉलर का निवेश किया, उसका सिलसिला इस साल आगे बढ़ने की उम्मीद है। इस बार के बजट से भी स्टार्टअप की यही मांग है कि जिस तरीके से कोरोना ने इनकी रफ्तार पर ब्रेक लगाई है, अब सरकार उन ब्रेकर्स को दूर करके इनकी तरक्की का रास्ता खोजने से जुड़े ऐलान करे। हम ऑल यंग एंटरप्रेन्योर्स हम स्वागत करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के 1000 करोड़ सीड फंड फॉर स्टार्टअप्स की घोषणा के लिए, और हम उम्मीद करते हैं इस बजट सेशन से कि एक प्रॉपर फंड एलोकेट किया जाए स्टार्टअप फ्रेटर्निटी के लिए, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी स्पेस में वर्क कर रहे हैं, सो दैट वो कल फ्यूचर में वर्ल्ड लेवल में रिप्रेजेंट कर सके और इन फंड्स को सुचारू रूप से बेनिफिशियरी स्टार्टअप तक पहुंचाया जाए, ऐसा एक मैकेनिज्म लाया जाए। दरअसल कोरोना से पहले भारत का स्टार्टअप सेक्टर फंडिंग जुटाने में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बढ़ती फंडिंग के पीछे हाल के बरसों में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास रहा। इसके साथ ही डिसरप्टिव तकनीक और बढ़ते घरेलू बाजार ने भी इनको बढ़ने में मदद की है। 2014 में देश में महज 3000 स्टार्टअप थे, लेकिन 2020 तक इनकी संख्या बढ़कर 30,000 हो गई। अब हालिया ऐलानों के बाद अगर बजट से भी एक बूस्टर डोज मिल गई तो उम्मीद है कि सेक्टर नई रफ्तार से दौड़ने में कामयाब हो सकता है। स्टार्टअप इंडिया अभियान के जरिए हमारे युवाओं ने इन 5 सालों में इसकी मजबूत नींव तैयार की है। अब हमें अगले 5 सालों का लक्ष्य तय करना है और ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे स्टार्टअप्स, हमारे यूनिकॉर्न्स अब ग्लोबल जायंट के तौर पर उभरे।
फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में हमारे स्टार्टअप लीड करें। हालांकि जिन डिमांड्स को स्टार्टअप सेक्टर उठा रहा है उनमें शामिल है आसान और सस्ती फंडिंग के लिए बेसल नियमों को 3 साल के लिए होल्ड पर रखा जाए, कंप्लायंस से जुड़ी औपचारिकताओं का बोझ कम किया जाए, FDI को बढ़ाने के लिए माहौल तैयार किया जाए, GST सुधारों के जरिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए, टैक्स सुधारों से भी स्टार्टअप्स की ग्रोथ को आसान बनाया जाए। अब देखना यही होगा कि किस तरह से बजट में सरकार नए जमाने में रोजगार मुहैया कराने और विकास दर की रफ्तार बढ़ाने का दम रखने वाले इस सेक्टर की मदद करेगी। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल ने देश में घरों का रंग, रूप, साइज सब बदल दिया है। लॉकडाउन में छोटे घरों में बंद रहने के बाद अब लोगों को बड़े घरों की चाहत है। वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्कूल की वजह से भी अब लोगों को बड़े घरों की आवश्यकता है। इस सब के चलते 2020 में घरों का औसत साइज 2019 के मुकाबले 10% बढ़ गया है। कोरोना काल में घरों की खरीदारी के ट्रेंड में बड़ा बदलाव देखा गया है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में देश के 7 बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में घरों का औसत आकार 10% बढ़ गया है। एनारॉक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2020 में औसत अपार्टमेंट साइज 2019 के 1050 वर्ग फीट से बढ़कर 2020 में 1150 वर्ग फीट हो गया है। फ्लैट का साइज सबसे ज्यादा हैदराबाद में बढ़ा है, जहां अब लोग औसतन 1750 वर्ग फीट साइज के फ्लैट को खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं MMR यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसमें ठाणे समेत नवी मुंबई के कई इलाके शामिल हैं, वहां पर तो फ्लैट का औसत आकार 2019 में 773 वर्ग फीट से 21% बढ़कर 932 वर्ग फीट हो गया है, जबकि पुणे में यह बढ़ोतरी 12% की है और वहां पर 2019 के 878 वर्ग फीट के मुकाबले बढ़कर 986 वर्ग फीट हो गया है। यही नहीं, अगर 2020 की पहली छिमाही यानी जनवरी से जून का मुकाबला जुलाई दिसंबर से किया जाए तो भी फ्लैट का एवरेज साइज 1090 वर्ग फीट से बढ़कर 1200 वर्ग फीट हो गया है। जानकारों का मानना है कि वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्कूलिंग ने लोगों की सोच और पसंद को बदल दिया है और अब उन्हें बड़े साइज के घरों की जरूरत होने लगी है। कोविड के बाद बड़े अपार्टमेंट्स की जो डिमांड है उसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं, वर्क फ्रॉम होम और लर्न फ्रॉम होम। घर के जो बड़े हैं वो आजकल घरों से काम कर रहे हैं, तो उनको अपने घरों में एक अलग से स्टडी रूम चाहिए, तो वो एक एक्स्ट्रा रूम की रिक्वायरमेंट आ गई। जो घर के बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो उनको अपने 2 अलग अलग कमरे चाहिए, वो उनको एज अ क्लासरूम यूज कर रहे हैं। तो जब सभी को घर पे रहना है और अलग अलग कमरों की जरूरत है, तो इससे बड़े घरों की रिक्वायरमेंट आ गई मार्केट में, जिससे अब जितनी भी हमारे पास डिमांड आ रही है वो बड़े घरों की आ रही है। जब से लॉकडाउन ओवर हुआ है तो पीपल हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंस द वैल्यू ऑफ होम। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है नाउ द सेल्स हैव इंक्रीज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। बड़े घर की वैल्यू बढ़ चुकी है, मतलब साइज बड़ा चाहते हैं, हर आदमी चाहता है कि मतलब अच्छा कॉम्प्लीमेंट करे, बड़े रूम लिविंग एरिया हो, बड़े रूम साइज हो, तो वैल्यू बढ़ती जा रही है एंड पीपल आर ट्राइंग टू चेंज देयर होम नाउ। ये बदलाव इस महीने में और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है कि 2016 से साल दर साल फ्लैट का औसत आकार लगातार घट रहा था। 2017 में तो फ्लैट का औसत आकार 2016 के मुकाबले 13% कम हो गया था। 2016 में जहां औसतन 1440 वर्ग फीट के फ्लैट लोगों की पसंद थे, वहीं 2017 में ये घटकर 1260 वर्ग फीट रह गए थे। 2016 के बाद फ्लैट का साइज घटने की वजह थी कि लोग सस्ता घर खरीदना चाहते थे और मिलेनियल्स यानी 23 साल से लेकर 40 साल से कम उम्र के लोग छोटा घर खरीदना चाहते थे, जिसके रखरखाव पर कम खर्च करना पड़े। ऐसे में कम कीमत में घर बेचने का फॉर्मूला डेवलपर्स ने घरों का साइज घटाकर खोज निकाला। 2022 थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में मैक्सिमम पाइल्ड अप इन्वेंट्री डेवलपर की निकली है। 70% के आसपास स्टॉक लिक्विडेट हुआ है। बायर्स की पसंद 2+ स्टडी 3 BHK या 4 BHK रहा है। नए लॉन्चेस की अगर हम बात करें तो उसमें बड़े साइज के अपार्टमेंट आने की ज्यादा गुंजाइश है, क्योंकि अभी पाइल्ड अप इन्वेंट्री ही निकल पाई है। 3 से 5% के आसपास अभी बड़े साइज आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लॉन्चेस अभी कम हुए हैं। तो आने वाले टाइम में एक स्टडी रूम या एक वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए रूम
अब बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स में दिखने लगे, क्योंकि एमएनसीज में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हो चुका है। लेकिन कोरोना ने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया है और लॉकडाउन में तंग घरों में बंद रहने के बाद लोगों को वैसे भी बड़े घरों में शिफ्ट होना बेहतर विकल्प लग रहा है। आदित्य के राणा, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।